चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, इसको आप लोग 5 स्टार लगाओ। नॉट बिकॉज कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है ये वाला। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ना मैं पहले जनरल आइडिया आपके साथ में डिस्कस करता हूं, आप ये देखना और इसको याद रखना। सपोज करो कि ऐसे रैंडमली मान लो कि SN इक्वल्स टू कोई मेरे को बोलता है कि 3n² प्लस 5n होगा, ठीक है ना। और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि SN दिया हुआ रहने से आप AP कैसे ढूंढ सकते हैं। मैं अगर आपको ऐसे रैंडमली बोल दूं कि ये कोई AP है जिस AP के सम ऑफ ऑल टर्म्स का वैल्यू ये वाला फॉर्मूला से आता है कि SN इज इक्वल्स टू 3n² प्लस 5n, और आपको इस सिचुएशन में AP ढूंढना, और AP एक बार अगर आपको मिल गया फिर तो जो भी चीज चाहिए होगा वो सारा चीज मिल ही जाएगा आपको, ठीक है ना। तो AP ढूंढने के लिए इस वाले फॉर्मूला से जो हमारा अप्रोच रहने वाला है वो अप्रोच को आप ध्यान से देखो और इसको याद रखने का ट्राई करें, ठीक है। आपको सबसे पहले निकालना चाहिए मेरे ख्याल में S1। तो S1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में 5 × 1। सॉल्व करने पे दिस गोइंग टू गिव यू द आंसर एज व्हाट, बोलो 8। और S1 का इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ T1 T2 T3 क्या होगा, तो मेरे ख्याल में T1, तो T1 का वैल्यू 8 होगी। फिर आपको नेक्स्ट निकालना चाहिए यहाँ से मेरे ख्याल में S2। तो सोचो S2 का वैल्यू क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से, तो आई थिंक 3 × 2 का स्क्वायर प्लस कितना बताऊं 5 × 2। सॉल्व करो कितना आएगा 4, 12 और 10, तो कितना आ जाएगा 22। और S2 का T1 T2 में यदि इंटरप्रिटेशन सोचोगे तो वो क्या होता था मेरे ख्याल में T1 प्लस T2, इसी को तो हम S2 बोलते थे, ये लास्ट का समझाया था। अब T1 का आंसर कितना आया था आपका 8, ये उठा के इसमें पटक दो तो क्या आएगा सोचो, मेरे ख्याल में 8 प्लस T2 इज इक्वल्स टू हाउ मच 22। अब यहां से सोचो कि 8 अगर वहां भेजते हो तो T2 का आंसर कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 14। आया समझ। नेक्स्ट आपको निकालना चाहिए फॉर्मूला से S3, यही लास्ट चीज हम निकालेंगे, इसके बाद काम हो जाएगा। तो S3 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होगा सोचो, 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 मेरे ख्याल में ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 27, और वो ओवरऑल कितना हो जाएगा 15। दोनों को जोड़ दोगे तो मेरे ख्याल में 42, 42। और S3 का इंटरप्रिटेशन एज पर T1 T2 T3 क्या होना चाहिए बताओ, बोलो आप लोग भी बोलो, T1 प्लस T2 प्लस T3 होना चाहिए मेरे ख्याल में, जिसमें से T1 को आई नो कि वो 8 होगा, T2 को आई नो कि वो 14 होगा, या T1 प्लस T2 का वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बाकी ठीक है, चलो कंफ्यूज नहीं होते हैं। T1 के जगह पर हम 8 पुट कर लेते हैं, T2 के जगह पर 14, और T3 वी आर ट्राइंग टू फाइंड। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा बताओ 22, उसको वहां भेज दो तो T3 कितना आ जाएगा आपको 42 माइनस 22 मेरे ख्याल में 20। ये समझ में आया। तो इससे आपको पता चला कि अच्छा जो भी मेरे AP आने वाला था उस AP का फर्स्ट टर्म कितना हो गया 8, सेकेंड टर्म कितना हो गया 14, और थर्ड टर्म कितना हो गया 20। इसको देख के हम इस चीज को लेके भी श्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई AP का ही बात चल रहा है। क्यों, देखो 8 से स्टार्ट हुआ, इसमें कितना ऐड करने से वहां पहुंच जाओगे 6, और इससे वहां पहुंचने के लिए कितना ऐड करोगे 6। इसका मतलब ठीक है 6 से काम चल रहा है, और इमीडिएटली वी कैन से कि भैया AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, 14, 20। अब इसके बाद में इस वाले सिचुएशन से रिलेटेड आपको जो भी पूछा हुआ हो, जैसे हो सकता है कि फर्स्ट टर्म पूछ ले तो आंसर 8 हो जाएगा, हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो आंसर 6 हो जाएगा, हो सकता है कि इसी AP का 10th टर्म पूछ ले तो आंसर मान लो कि कुछ हो जाएगा, हो सकता है कि इसी AP का सम ऑफ मान लो कि 20 टर्म्स पूछ ले, S20 निकाल लेंगे। आए बात समझ। तो ये वाला चीज दे के पूछा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन जो भी कुछ पूछा रहेगा ना उस चीज को बताने के लिए पहले आपको ये वाला करना ही करना पड़ेगा, कि पहले आप ये वाला पूरा का पूरा कर लो, उससे इमीडिएटली यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां आपको AP मिल चुका होगा, एंड वंस यू गेट योर AP प्रॉपर्ली उसके बाद में तो सब कुछ आप खुद से कर सकते हैं। देखो आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, याद रहेगा ये वाला पूरा चीज, लिखना है कुछ इसमें से कि हो जाएगा। ओके, सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब आप देखो इसको, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, इस लाइन का मैं इंटरप्रिटेशन क्या सोचूं बताऊं कि SN इज इक्वल्स मेरे को क्या दिया हो बोलो 4n माइनस n²। फिर मेरे को इन्होंने बहुत कुछ पूछा है, जैसे पूछा है पहले कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि A पूछा है मेरे से एक तरीके से, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब S2 पूछा है मेरे से, व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब क्या पूछा है मेरे से, T2 पूछा है मेरे से, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म यानी कि T3 पूछा है, 10th टर्म यानी कि TN पूछा है, एंड nth टर्म यानी कि क्या पूछा है TN पूछा। तो कितना सारा चीज पूछा हुआ है, और ये सारी चीज का जवाब अगर मेरे पास में AP अवेलेबल रहे तो क्या मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, एकदम आराम से दे पाऊंगा। और SN के फॉर्मूले से, ये SN के
समझो कि रूल से एपी निकालने का जो तरीका है वो मैंने आपको इस वाले पेज पे समझाया कि यही रूल है, हर जगह यही लगेगा, चाहे एसएन का फॉर्मूला कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे स्टेज 1 में मेरे को क्या करना चाहिए, S1 निकालना चाहिए। फॉर्मूला से वो कितना हो जाएगा, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। S1 का T1 T2 में इंटरप्रिटेशन क्या है, ओनली T1, सो आई विल से कि भैया T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 - 1 3, T1 आ गया मेरे पास में। नेक्स्ट मैं किस पे अटैक करूंगा बोलो, S2 पे। तो फॉर्मूला के हिसाब से S2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आई थिंक 8 - 4। और S2 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मेरे ख्याल में T1 + T2, ठीक है ना। 8 - 4 का आंसर 4 और T1 का आंसर 3, तो 3 + T2 इज इक्वल टू 4, यानी कि यहां से T2 इज इक्वल टू कितना हो जाए 1। आया समझ की चीज, ओके। इसके बाद में आफ्टर S2 क्या होगा बताओ, S3 फॉर्मूले से सोचो कितना होगा, तो 4 × 3 - 3 का स्क्वायर। और S3 का इंटरप्रिटेशन T1 + T2 + T3 इज इक्वल टू कितना, 12 - 9 का वैल्यू मेरे ख्याल में 3, T1 का आंसर था 3, T2 का आंसर था मेरे ख्याल में 1, और यहाँ आ गया T3 दिस इज इक्वल टू 3, ये दोनों मिला के 4, तो T3 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे ख्याल में -1। चलेगा यहाँ तक। अब आप एक बार ऑब्जर्व कर लो कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहां से यहां जाने के लिए 2 ऐड किया या 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहां से यहां जाने के लिए भी 2 ही सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये एपी तो है, ठीक है ना। तो लिखो देयरफॉर, पहले ये मेंशन कर दो कि एपी इज इक्वल टू क्या है आपका 3, 1, -1, ... अब जो भी कुछ ये पूछना चाह रहा है एक एक करके सबका आंसर देंगे। पहले ये पूछ रहा था कि फर्स्ट टर्म क्या हो, तो उसका आंसर हम दे देते हैं कि T1 इज इक्वल टू 3। फिर ये पूछ रहा था मेरे से कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो, तो S2 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, निकाल के रखा हुआ है हमारा, S2 का आंसर तो 4 ही होगा मेरे ख्याल में, सही कह रहा हूं, चलेगा ना। ये S2 का मतलब आप यहां से भी सोच सकते हो कि S2 का मतलब क्या होगा, T1 + T2, तो देख देख के भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 1 का आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फिर आपसे पूछा हुआ है कि सेकंड टर्म क्या होगा, तो T2 का आंसर डायरेक्टली क्या दे सकते हो 1। फिर आपसे पूछा हुआ है कि 10th टर्म क्या होगा। अब देखो आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया, इस सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस बता दो पहले क्या हो जाना चाहिए, -2। अब आपको अगर 10th टर्म चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा T10 का, A + 9D, सारा नंबर डालो यहाँ पे, तो 3 + 9 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में D की जगह पर -2, तो 3 - 18 दिस इक्वल्स टू कितना -15, चलेगा। फिर इसके अलावा आपको चाहिए था nth टर्म, तो भाई ठीक है वो भी निकाल सकते हैं। Tn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोल, A + n - 1 × D। अब यहाँ पर A का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 + n - 1 यूं ही रहेगा, D का आंसर मेरे ख्याल में -2। सॉल्व कर दो पूरा, तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे -2n और +2, तो ऑल टुगेदर 5 - 2, ये हो गया आपके Tn का आंसर, ठीक है। मतलब एपी निकलने के बाद में जो भी पूछा रहेगा सब कुछ निकाल पाना पॉसिबल है, बस आपको एपी निकालने का जो ये तरीका है ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसको किताब वगैरह में आपको और भी बहुत अलग अलग तरीके से करके दिखाया हुआ होगा, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन। कुछ और करोगे तो लंबा होगा। देखो आगे चल रहे हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। तो आई विल से कि अगेन बहुत आसान इजी है, मतलब डी हम लोग को शायद चाहिए भी नहीं होगा। एक बार थोड़ा सोचते हैं अच्छे से, ये कह रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहले आप सोचो कि डिविजिबल बाय 6 का मीनिंग क्या है, 6 का टेबल। अच्छा डिविजिबल बाय 6 के जगह पर ये भी लैंग्वेज यूज हो सकता था कि फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6, उसका मतलब है 6 का टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 6 के टेबल के बारे में सोचोगे, उस टेबल के अंदर में कहां तक का टर्म लेना है आपको, तो 40 नंबर तक का टर्म लेना है आपको, ठीक है ना। तो पहले लिखो हियर, मैं आ रहा हूं, लिखो हियर द नंबर्स आर, पहले मेरे को वो वाला लिस्ट बनाना है, ठीक है ना। तो कहां से हमारा लिस्ट स्टार्ट होगा बताओ, 6, 12, 18, 24, 30 ... अब यहां देखो एक बार, ये फर्स्ट नंबर है जो डिविजिबल होगा 6 से, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, कहां तक जाना है मेरे को, 40th नंबर तक जाना है। 6 का ही मल्टीपल चल रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 6 × 1 कर लिया, सेकंड पोजीशन के लिए 6 × 2 कर लिया, थर्ड के लिए 6 × 3 कर लिया, फोर्थ के लिए 6 × 4 कर लिया, तो 40वें के लिए क्या करो, 6 × 40 कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, आया समझ।
तो ये हो गया आपका नंबर्स। अब आपको सोचना है कि इन सारे का सम कैसे निकाला जाए। तो पहला ऑब्जर्वेशन आपका होगा, लिखो क्लियरली दे आर इन व्हाट, एपी, दे आर इन एपी। अब थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो कि ये कैसा सिचुएशन है जहां आपको बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि छोटा वाला लगाने से भी चलेगा? छोटा लगाने से भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म भी मेरे को पता है, और कितना खुशी का बात है कि मेरे को नंबर ऑफ टर्म भी पता है, 40 टर्म ही होगा इसके अंदर। लिखो नाउ S40 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म 6 प्लस लास्ट टर्म 240। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको काटोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, और 20 इंटू ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना, 246। अब 246 का डबल करो, 500 से 8 कम, 500 से 8 कम 492, 2 और 0 एक आ जाएगा, करेक्ट 4920। ये आपका आंसर रहना चाहिए। देखो आया समझ नहीं आया समझ? चले आगे, इसको देखिए, फाइंड द सम ऑफ। अब देखो इस बार डिविजिबल के जगह पर क्या वर्ड यूज कर लिया, मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, 8। तो फिर से आपका लिस्ट ऑफ नंबर कैसा बनेगा, लिखो फटाफट, 8, 16 और बोलो 24, सही कह रहा हूं ना, और डॉट 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 15 तक जाना है। तो मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा, 120 की 28, 20 है। क्लियर है? नीचे लिखूं क्लियरली दे आर इन व्हाट, एपी, दे आर इन एपी, क्लियरली दे आर इन एपी। ठीक है, देयरफॉर नीचे लिखना। अच्छा कुछ कॉमन सेंस से सोच लेते हैं, छोटा फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला, छोटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 15, इसीलिए हमारा नोटेशन होगा कि S15 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 8 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 120। सो 15/2 इंटू मेरे ख्याल में 128, और काटोगे तो शायद से कितना, 64। तो 15 इंटू 64 640, और 20 0 कैरी 2 320, 600 प्लस 320 900 कुछ होना चाहिए, 60 की 20 60, ठीक है, तो 960, ये आपका आंसर। चल रहे हैं आगे फिर 14 देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है ना, तो पहले लिस्ट बनाओ, क्या होगा, 1 3 5 डॉट 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 49, चलेगा। अभी दो बात, यदि हम थोड़ा कॉमन सेंस अच्छे से यूज कर सके और समहाउ नंबर ऑफ टर्म्स का प्रेडिक्शन करेक्टली कर पाए तो शॉर्ट फॉर्मूले से काम हो जाएगा, और हमको ये लास्ट वाले का रोल नंबर भी अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। और इनकेस अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स का प्रेडिक्शन ठीक से नहीं कर पाते हो तो भी एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है कि TN इक्वल्स टू 49 मान के स्टार्ट कर लो, N निकाल लो, रोल नंबर मिल जाएगा इसका। बाकी मेरे को लगता है कॉमन सेंस भी काम करेगा। इवन नंबर का और ऑड नंबर का क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि 1 से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करते हो तो जिस किसी भी पॉइंट पर आप पहुंचोगे वहां तक आधा ऑड होगा और आधा क्या होगा, इवन। तो 0 को तो ऐसे भी काउंट नहीं करना, तो इग्नोर मार दो। 1 से लेके 50 तक का सोचो, तो 1 से लेके 50 तक में इवन कितना आदमी है, ऑड कितना आदमी है, 25 इवन 25 ऑड। इवन तो मेरे को ऐसे भी नहीं चाहिए। अब 25 ऑड को यदि मैं देखूं तो 49 तक सब कुछ कवर हो गया मेरा। नहीं आया समझो? आया? तो इसमें कितना टर्म रहा होगा सोचो, 25 लिखूं। देयरफॉर ये पहले तो एक लाइन लिख दो, क्लियरली इट इज एन एपी, क्लियरली इट इज एन एपी। देयरफॉर S25 is equals to 25/2 whole thing into first term plus last term. This is equals to 25/2 into 50, फिर से 25, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 620। ठीक है, ऐसे रैंडमली पूछता हूँ 1 से लेके 100 के बीच में कितना ऑड नंबर कितना इवन नंबर, 50 इवन और 50 ऑड, ये चीज याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर, एक बार सोच लो पहले अच्छे से फिर बात करते हैं। अच्छा जल्दी जल्दी थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पहले डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर दैट ऑफ द प्रीसीडिंग डे। बढ़िया। हाउ मच मनी डज द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे as penalty if he delays the work by 30 days?
पहले देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं जिसमें थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि अभी शुरू शुरू में तो बहुत आसान है और हम सम वाला ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको अच्छे से पता है कि हमको सम ही निकालना है, ठीक है। लेकिन जब मानो कि आप इन सब चीज को कंप्लीट करके आगे बढ़ोगे और रैंडमली आपके आंख के सामने कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स डू स्ट्रगल इन अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को यहाँ पर T30 पूछा है कि S30 पूछा है। आया बात समझ? तो इस चीज को लेके थोड़ा दिमाग में पहले आप क्लैरिफिकेशन बनाने का ट्राई करो। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ ही डिलेज द वर्क टोटल कितना पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगा, इसीलिए हम सम पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन यदि ये मेरे को ये बोलता कि 30th डे का पेनल्टी कितना है तो फिर हमको S30 चाहिए होता कि T30 चाहिए होता? T30। तो जब भी अभी के बाद में इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे ना तो आप ध्यान से ये सोचना कि कौन सा ऐसा लाइन है क्वेश्चन में जिसकी वजह से आप S को लेके इंस्पायर फील कर रहे हो कि मेरे को S की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और उसका क्लैरिफिकेशन बार बार लेते रहना, उससे क्या होगा जब टफ क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजीली अच्छे से जज कर पाओगे कि S चाहिए कि T चाहिए। चलेगा? चलो, तो यहां पर वैसे बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो आप कि आप पहले ये देख लो कि AP क्या होगा आपका 200, फिर 250, फिर 300 और ये ऐसे चलता जाएगा, है ना। और लास्ट में पता है कि पता नहीं है? नहीं पता तो रहने दो, कोई बात नहीं है। लिखो S30 इज इक्वल्स टू 30/2, आगे बताओ 2 इंटू 200 प्लस 29 इंटू, मतलब डायरेक्टली 29 कर देते हैं उसको, एंड डिफरेंस इज 50 तो इंटू 50। फिर यहां से इसको काटो तो शायद 15, 15 इंटू बोलो ये 400 और ये कितना आ जाएगा 1450, करेक्ट 1450 और 15 इंटू 1850, चलेगा। दिस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके देख लो, हाँ 2750। आई होप कि करेक्ट ही है। गुड, समझ आया अच्छे से। और T और S में लेकिन हमेशा क्रिटिकल रहना, अच्छे से सोच के ही अप्लाई करना कि क्या चाहिए हमको सिचुएशन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर देखो इसको, आओ बात करते हैं। ये कह रहा है कि सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस, ठीक है ना, टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस if each prize is ₹20 less than the preceding price, ठीक है ना, and find the value of each prizes। अब इसको देख के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 7 का 7 कैश प्राइस मिला के सम टोटल कितना होने जा रहा है 700। तो 700 का इंटरप्रिटेशन अपना क्या होना चाहिए कि S7 का आंसर मेरे को दिया हुआ है 700। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, क्योंकि साथ ही प्राइस डालना है और सातों प्राइस जो है वो इसी को बांट के मिलेगा, तो सबको मिला के टोटल वैल्यू तो 700 ही रहा होगा। फिर उसके बाद में जैसे ये बोल रहा है कि हर एक प्रीसीडिंग प्राइस जो है वो आप ऐसा समझो कि 20 रुपए पिछले बार वाले से क्या होगा, कम होगा। तो मैं अगर फर्स्ट प्राइस को टर्म 1 मानूं तो अगला प्राइस जो होगा वो उससे 20 रुपए कम होगा। तो टेक्निकली मेरा डी का आंसर कितना हो जाएगा बताओ, -20, क्योंकि फर्स्ट प्राइस को ही अगर मैं फर्स्ट टर्म मान रहा हूं तो नेक्स्ट प्राइस विल बी 20 रुपीज लेस देन द फर्स्ट प्राइस। तो कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली 20 होना चाहिए कि -20 होना चाहिए? -20 होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में ठीक है, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं शायद। लिखो दिस इम्प्लाइज 7/2 इंटू, बड़े फॉर्मूला से खोल रहे हैं एक बार, ट्वाइस a प्लस n-1 का वैल्यू 6 और d का वैल्यू मेरे ख्याल में -20। दिस इक्वल्स टू होगा 700, ठीक है। सो 7 से ये कट गया मेरे ख्याल में 100, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ट्वाइस a माइनस 120 इज इक्वल्स टू 200, फिर 120 को वहां ले चलो तो 2a इज इक्वल्स टू आई थिंक 320, ठीक है। और a को धक्का मारो, मतलब सॉरी 2 को धक्का मारो तो a इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 160। तो इससे a हो गया आपका 160। अगला प्राइस क्या होगा बताओ, इससे 20 रुपया कम कितना होना चाहिए, एक सेकेंड, इससे 20 रुपया कम कितना होना चाहिए 140। नेक्स्ट वाला 120, नेक्स्ट वाला फिर से 100, नेक्स्ट वाला आई थिंक 80, उसके नेक्स्ट वाला 60, गिनो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 40 रुपए। तो ये है आपके अलग अलग प्राइजेस का वैल्यू। वन 120 ऐड करो तो 320 होगा ना। करो फटाफट, कॉपी करो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो पढ़ो इसको, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले पढ़ लो अच्छे से। हाँ देखते हैं, देखो एक बार पहले आप कहना कि इस फोटो को थोड़ा अच्छे से देखो।
क्लास 1 जो है वो एक सेक्शन एक ट्री ही प्लांट करेगा, क्लास 2 का हर एक सेक्शन 2-2 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 3 का हर एक सेक्शन 3-3 ट्री प्लांट करेगा, और हर क्लास का 3-3 सेक्शन, ठीक है। तो क्लास 1 का जो टोटल ट्री का कंट्रीब्यूशन है वो सोचो कितना होगा, हर सेक्शन एक एक ट्री प्लांट करेगा, 3 सेक्शन है तो इंटू 3। क्लास 2 का सोचो क्या होगा, हर सेक्शन 2-2 ट्री प्लांट करेगा और 3 सेक्शन है तो इंटू 3, हर सेक्शन 3-3 ट्री प्लांट करेगा और 3 सेक्शन है तो इंटू 3, प्लस प्लस, और ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। सेक्शन तो सारे क्लासेस का सेम है, इन क्लास के खुद के वैल्यू के हिसाब से पर सेक्शन कितना ट्री प्लांट होगा वो डिसाइड होगा। तो ऐसे कर करके मेरे को कहां तक जाना चाहिए बताओ, +3 × 12 तक जाना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 का हर सेक्शन 12 ट्रीज प्लांट करे। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब क्या कि आप इनको खोल के भी आराम से मतलब सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि 3 कॉमन ले लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी बैठता है उससे। तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहां तक, 12 तक। नाउ 3 × 2 इसका सोचना आप, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें 12, सो 12/2, और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है आपका 12। तो इस तरीके से हम इनका सम निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा नंबर एपी में है, तो इसको काट के 6, एंड यहां से वी कैन से कि ऑल राइट 3 × मेरे ख्याल में 13 × 6 कितना 78 ना, और 3 × 78 कितना हो जाएगा, तो 210 और 24 तो 234 है। देखो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक इस पे 3-4 स्टार लगा लेना, स्टूडेंट लोग के बीच में ये काफी मतलब अनपॉपुलर है, टफ लगता है उन लोग उस हिसाब से। देखो इस क्वेश्चन पे डायरेक्टली अटैक करने से पहले तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ अवेलेबल है, अपन थोड़ा सा ना कॉमन सेंस वाला बात फिर से कर लेते हैं, वैसे याद ही होगा, जस्ट मैं एक बार ब्रश अप कर देता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं बताओ, सर्कल, वेरी गुड। और इसका रेडियस अगर सपोज करो कि मैं आपसे r कहूं, तो इसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr। फिर मैं क्या करूं कि थोड़ा सा करतब दिखाऊं आपको और इसका आधा हिस्सा मिटा दूं। अब इस चीज को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। और कॉमन सेंस के थ्रू अगर पूरे का 2πr था तो इस आधे का कितना हो जाए, मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा πr, कॉमन सेंस। ठीक है, अब आ जाओ आप इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है आपसे, देखो कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, पहला बात, विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। मतलब पहले एक बार सेंटर मानो कि ए पे मानेंगे, ये पहले ए पे नहीं माना, एक्चुअली ए और बी का लोकेशन शायद गलत है इसमें, ए यहाँ पे होना चाहिए और ये वाले पॉइंट को बी बोलना चाहिए, ऐसे सोचो आप। तो पहले सेंटर आप ए पे मानोगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर आप सेंटर बी को मानोगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर से सेंटर ए को मानोगे, एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर से सेंटर बी को मानोगे, एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। ए का कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ए को माना और ये वाला ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट वाला जो बनाया वो बी के लिए बनाया, तो एक बार मैं बी का नहीं मार्क कर रहा हूँ, फिर से इसके नेक्स्ट वाला जो बनाया वो ए को ही सेंटर मान के बनाया, ये वाला। फिर से जो नेक्स्ट वाला बनाया वो बी के हिसाब से बनाया, और फिर से जो ऊपर बनेगा वो ए के हिसाब से बनेगा। ऐसे एक बार ए पे एक बार बी पे ऐसे कर करके चलता जाएगा। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि ऑफ रेडियाई 0.5, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। मतलब जो पहला वाला ये बना होगा इसका रेडियाई कितना रहा होगा 0.5। दूसरा वाला जो बी को मान के बना होगा ना, इसका रेडियाई कितना रहा होगा 1। फिर से मान लो कि ए को मान के, यहाँ दिखाता हूं मैं आपको, जो अगला वाला बनेगा आपका ए को मान के, अब ये बड़ा सा बनेगा, देख रहे हो, इसका रेडियाई रहा होगा 1.5, और इस तरीके से रेडियाई आपका धीरे 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 बढ़ता रहेगा। और आपको पूछ रहा है कि ऐसा करने से टोटल अगर मान लो कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल लिया जाए तो ओवरऑल स्पाइरल का टोटल लेंथ कितना होगा। तो मेरा आइडिया बहुत सिंपल है कि पहले जो स्पाइरल बना होगा उसका सेमी सर्कल का लेंथ का फॉर्मूला क्या है मेरे लिए, पाई आर। तो पहले वाले के लिए पाई इंटू आर, जहां पर आर का वैल्यू मैं कितना ले सकता हूँ 0.5। नेक्स्ट वाला भी सेमी सर्कल है तो फॉर्मूला होना चाहिए पाई इंटू आर, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 1 तो पाई इंटू 1 हो जाएगा। उसके अगला वाला पाई इंटू 1.5 हो जाएगा, उसके अगला वाला पाई इंटू 2 हो जाएगा, उसके अगला वाला आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2.5, 2.5 से बढ़ रहा है तो पाई इंटू 2.5, उसके अगला वाला पाई इंटू 3, उसके अगला वाला, और ऐसा अपन कितने बार लेंगे 13 टाइम्स लेंगे। ठीक है ना। तो जो टोटल मान लो कि स्पाइरल का लेंथ होगा उसका अगर मैं एक एक्सप्रेशन डेवलप करने का ट्राई करूं, मतलब उनके लेंथ के सम का,
तो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, देखो कि पाई इंटू 0.5, ये मैं हाफ ही कह लेता हूँ एक बार के लिए, कैलकुलेशन शायद थोड़ा इजी बैठेगा उससे। पाई इंटू अगला वाला क्या हो जाएगा 1, अगला वाला क्या होगा 1.5 विच इज बेसिकली 3/2 एंड डॉट 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 कहां तक अप टू 13 टर्म्स, और लास्ट टर्म मेरे को नहीं पता है इसलिए ऐसे लिखना पड़ा, अप टू 13 टर्म्स चलेगा मेरे ख्याल में। फिर से आप इसको खोल के 22/7 लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा गंदा बैठेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि काम करो कि पाई सब में से ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा बताओ, हाफ प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस डॉट 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 अप टू 13 टर्म्स। सही है। अब आपके इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी मसाला है, तो आप देखो कि हर बार आगे बढ़ने के लिए यू आर बेसिकली एडिंग हाफ, हाफ से 1 जाने के लिए हाफ ऐड करोगे, 1 से 3/2 जाने के लिए भी हाफ ऐड करोगे, और कहां तक जाना है आपको 13 टर्म्स तक जाना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में पहले तो आप सोचो कि छोटा फॉर्मूला कि बड़ा फॉर्मूला, बड़ा, क्योंकि लास्ट टर्म का आइडिया नहीं है मेरे, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, पाई इंटू, सोचना ध्यान से, n/2 यानी कि आई थिंक 13/2 इंटू ट्वाइस a यानी कि 2 टाइम्स ऑफ हाफ प्लस 13 टर्म्स था तो 12 इंटू अगेन कॉमन डिफरेंस इज हाफ, ब्रैकेट क्लोज, ये कट के 6 और ये वाला तो पूरा ही कट जाएगा। सो पाई इंटू दिस पार्ट इज 13/2 एंड दैट पार्ट इज आई थिंक 6 + 1 7। सो यहाँ से पाई का मतलब वैल्यू 22/7, 13/2 और फिर से 7, तो 7 7 गॉन, 2 और ये 11 और इनका प्रोडक्ट 243। सो दिस इज इक्वल्स टू 243 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। देखो मैं फिर से रिलेट करवा देता हूं, ये सेमी सर्कल था, पूरा सर्कल अगर था तो उसका टोटल पेरीमीटर कितना बता रहे थे 2πr, जब आधा कर दिया तो उसका पेरीमीटर आप कितना बता रहे थे, हाफ ऑफ 2πr, कट के कितना रहा था πr, तो दिस πr इज बेसिकली इस ग्रीन वाले पार्ट का लेंथ। ठीक है ना, तो उसमें भी क्या है कि बहुत सारा सेमी सर्कल है, सारा सेम साइज का नहीं, साइज धीरे धीरे उनका इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो मैंने नंबर्स लिखा है, ये पहला वाला नंबर ये सबसे छोटे सेमी सर्कल का, समझो कि, अच्छा क्या आप लिखोगे, आप यहां पर लिखो कि लेंथ ऑफ ऑल द सेमी सर्कल्स, ये लेंथ ऑफ ऑल द स्पाइरल्स, लेंथ ऑफ ऑल द स्पाइरल्स, लेंथ ऑफ ऑल द स्पाइरल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, चाहो तो S13 ले सकते हो, कुछ गलत कर दिया क्या, 143 होगा ना शायद, को लग ही रहा था कि 243 गलत है, 143, ठीक है कोई बात नहीं, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से, इस पे भी 3-4 स्टार तो लगा ही लेना। देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में ऐसा बोल रहा है कि आपके पास में 200 लॉग है, लॉग मतलब ऐसे पेड़ का कटा हुआ पार्ट, ठीक है ना, और उसको आपने स्टैक किया है इस वाले डिजाइन के हिसाब से, जिसमें ऐसा माना गया कि सबसे नीचे के लेयर में आपने 20 लॉग यूज किया होगा, पता नहीं काउंट करके देखूंगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली 20 है कि नहीं, बट बेसिकली ये बोलना चाहता है कि जो सबसे नीचे का लाइन है ना ये वाला, इसमें 20 लॉग यूज किया गया, ठीक है। उसके ऊपर का जो लाइन है ये वाला, इस लाइन में वो कह रहा है कि मतलब एक कम 19 लॉग यूज किया गया होगा, उसके ऊपर का जो लाइन है ये वाला, उसमें 18 लॉग यूज किया गया होगा, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जब तक कि 200 लॉग पूरा का पूरा सब मिला के कंप्लीट हो नहीं जाए। आया बात समझ। और इस सिचुएशन में आपको पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसे कर करके कितने नंबर लाइन तक गया होगा ये स्ट्रक्चर, पहला क्वेश्चन है आपका। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, मतलब जो सबसे टॉप में जो लाइन आया होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉग कितना रहा होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, देखो इस सारे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के बाद में आप चलो उसी से देख लो, वैसे ये इससे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली मैं ऐसा सोचूंगा, देखो कि जो सबसे पहली लाइन में ये 20 लॉग लिखा गया है ना, वो मेरी एपी का फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो अगले वाले में 19 लॉग आया होगा वो मेरी एपी का सेकेंड टर्म, जो अगले वाले में 18 लॉग आया होगा वो मेरी एपी का थर्ड टर्म, ऐसे कर करके मेरा एपी आगे बढ़ता गया, और इस एपी का सम ऑफ ऑल टर्म्स मेरे को कितना दिया हुआ है 200। तो मैं ट्राई करूंगा कि n कितना है वो फाइंड करने का,
और जितना भी n का आंसर आएगा उतना ही नंबर ऑफ रोज होना चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात कि उस रो के अंदर में कितना लॉग आया होगा, इसके लिए मैं tn का वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, लिखूं हियर ap इज लिखना ध्यान से, एक सेकंड लिखो, AP इज 20, 19, 18, डॉट डॉट डॉट, SN इज इक्वल्स टू कितना 200। लास्ट टर्म का आइडिया नहीं है इसलिए बड़ा फॉर्मूला, सो n/2 इंटू आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ 20 प्लस n-1 इंटू आई थिंक -1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 200। फर्दर सॉल्व करने पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n इंटू यहाँ पर शायद से 40 माइनस n प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, अभी n यहाँ पर 41 माइनस n इज इक्वल्स टू 400, खोल दो इसको तो 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 400, सॉरी 41n प्लस 400। अब इंटू करने पे 400 चाहिए और ऐड करने पे आपको चाहिए 41, तो मेरे ख्याल में 25 और 16 होगा। दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। दोनों में से n कॉमन, आई थिंक n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज n माइनस 25 into n minus 16 equals to 0. So n equals to ये तो 25 और ये फिर n is equals to 16। ठीक है, तो एक बार का तो हमको लगता है कि n का आंसर 25 भी हो सकता है और n का आंसर 16 भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचेंगे एक बात। हाँ, डन यहां तक सब कुछ? चलो पहले कॉपी कर फिर बात करते हैं। चलो अब सब लोग यहाँ देखो तो एक बार मेरे को बताओ कि अगर मैं 25 को आंसर मान लूं, ठीक है ना, तो इसमें आई एम नॉट जस्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग अ फिजिकल सिचुएशन, राइट, कि कुछ है, मीनिंग है उन नंबर्स का। तो अगर आप n इक्वल्स टू 25 अपना आंसर मानते हो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसका क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि मेरे इस अरेंजमेंट में टोटल कितना रो रहा होगा 25। आया बात समझ? और मुझे साथ ही साथ ये भी चाहिए कि लास्ट रो में यानी कि 25th रो में कितना लकड़ी आया हो, ये कितना लॉग्स आया, ये बात समझ में आया? तो अगर मैं n इक्वल्स टू 25 मानूं, मीनिंग हुआ कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना रहा होगा 25 और लास्ट वाले रो में कितना आदमी रहा होगा, उसके लिए आई विल हैव टू सर्च T25। T25 का फॉर्मूला a प्लस 24d। एक बार ध्यान से देखना, लिखना मत। a का वैल्यू 20 और प्लस 24 टाइम्स ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू -4 विच इज नॉट पॉसिबल। आया बात समझ? अगर 25 रो में मान के चलूं तो आखिरी रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स होगा वो तो tn से आ जाएगा, 25वां टर्म निकालूंगा मैं, 25वां टर्म इस गिवन एपी के लिए एक्सप्लोर करूंगा तो वो आ जाएगा मेरे नेगेटिव। अब भाई रो के अंदर में नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स कैसे हो सकता है? आया बात समझ? तो इसीलिए ये वाला सिचुएशन क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल या फिर रिजेक्ट। और नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा बताओ, n इक्वल्स टू 16, तो वहां से इफ यू एक्सप्लोर तो T16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस 15d, दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 20 प्लस 15 टाइम्स ऑफ -1 विच इज एक्सेप्टेबल 5। तो हेंस वी विल से कि ओके नंबर ऑफ रोज कितना रहेगा 16 और लास्ट रो में टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना रहेगा 5। ये आपका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके एनसीईआरटी के नॉर्मल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ऑप्शनल करेंगे हम, ठीक है, उसमें 7-8 ही क्वेश्चन है बस। पढ़ो इसको, पढ़ो एक बार। देखो इंग्लिश में तो एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, बाकी प्रैक्टिकली अगर हम क्वेश्चन को समझें तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि देयर इज अ पार्टिसिपेंट और वो शुरू में एक बकेट, एक बाल्टी है उसके पास खड़ी है। पहला आलू उससे 5 मीटर दूर है, दूसरा आलू फर्दर और 3 मीटर दूर है, तीसरा आलू फर्दर और 3 मीटर दूर है। और गेम का रूल्स कुछ ऐसा है, और ऐसा कर करके टोटल कितना आलू है, आई थिंक 10 आलू है, राइट? सही कह रहा हूं ना? कहां लिखा हुआ 10 आलू? देयर आर 10 पोटैटोज, ये मिल गया, ठीक है। तो टोटल इस लाइन में कितना आलू है, 10 आलू है। और गेम का रूल कुछ ऐसा है कि पार्टिसिपेंट को भाग के जाना है, और ऐसा नहीं कि एक बार भाग भाग के सारा आलू उठा लेना है फिर भाग के आके सारा बाल्टी में डाल देना। जाएगी, आलू उठाएगी, फिर से दौड़ के बैक आएगी, बाल्टी में डालेगी,
फिर से नेक्स्ट आलू की तरफ अटैक, फिर से उठा के भागो, बाल्टी में डालो, फिर से नेक्स्ट आलू पे अटैक, फिर से उठा के भागो और बाल्टी में डालो। ऐसे कर करके 10 का 10 आलू बाल्टी में चला जाना चाहिए। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये टास्क को पूरा करते करते ये जो पार्टिसिपेंट है ये टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर ले। तो आइडिया आई थिंक कुछ ज्यादा ही सिंपल है, बस आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आप एक चीज देखिए कि पहला आलू को उठाने के लिए पहले यहां से यहां भागना होगा और गिराने के लिए फिर यहां से यहां भागना। तो मेरे ख्याल में 5 into 2 भागना पहले आलू के। समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर बताता हूं। देखो पार्टिसिपेंट आपका यहाँ पे, आलू लेने के लिए, उठाने के लिए, पिकअप के लिए यहां से यहां एक बार जाना होगा, तो यू विल बी कवरिंग 5 मीटर। पिकअप करने के अंदर ड्रॉप करने के लिए फिर से पीछे आना होगा, अगेन सेम डिस्टेंस, तो 5 मीटर। तो जाने में 5, आने में 5, कुल मिला के कितनी? 5 into 2। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता जाता हूँ। फर्स्ट आलू के लिए 5 into 2 चलेगा, ये प्लस भी नहीं लिखता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ, कॉमा। सेकेंड आलू के लिए सोचो, सेकेंड आलू के लिए पार्टिसिपेंट का पोजीशन वापस है वो यहीं खड़ी होगी फर्स्ट आलू ड्रॉप करने के बाद में। सेकेंड आलू तक पहुंचने के लिए जाते समय 8 और ड्रॉप करने के लिए वापस से आते समय 8, तो दोनों मिलाए कितना हो जाएगा? 2 into 8। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्टेंस दैट यू विल बी ट्रेवलिंग विल बी 8 times of 2 या 2 times of 8, व्हाटएवर यू से। चलेगा। थर्ड आलू के लिए सोचो, आफ्टर ड्रॉपिंग सेकेंड आलू द पार्टिसिपेंट वुड बी नियर बकेट, यहीं बाल्टी के पास में खड़ी होगी। थर्ड आलू के लिए क्या होगा? 5 + 3 8 + 3 11, तो पिकअप करने के लिए 11 और ड्रॉप करने के लिए फिर से 11। तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे थर्ड आलू ड्रॉप करते करते? 11 times of 2। और ऐसा आप कहां तक कंटिन्यू करते रहोगे? 10 टर्म्स तक। सरप्राइजिंगली इन नंबर को अगर ध्यान से देखो तो 10, 16, 22, तो वी कैन सी कि 6 से बढ़ रहा है। आया बात समझ? तो जो डिस्टेंसेस हर सक्सेसिव आलू के लिए यूज हो रहा है या कवर हो रहा है, दोज नंबर्स आर फॉर्मिंग एपी। और मेरे को सारा आलू ड्रॉप करना है, तो इन सारी ट्रेवल्ड डिस्टेंसेस का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? सम। आया बात समझ? लिखो हियर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द सक्सेसिव पोटैटोज, the distance traveled for the successive potatoes are ऐसा लिखूं। एक बात बताओ कहां से स्टार्ट करूं? यहां से स्टार्ट कर दूं क्या? बेटर रहेगा। लिखूं आर 5 into 2, 8 into 2, क्या 11 into 2, डॉट डॉट। दिस इज इक्वल्स टू 10, 16, 22। चलिए आगे लिखूं। क्लियरली इट इज एन एपी, क्लियरली इट इज एन एपी। लास्ट टर्म का आइडिया है हमको कि नहीं है? नहीं। अब निकालते हैं। S10 इज इक्वल्स टू क्या? 10/2 होल्डिंग इनटू 2 times of 10 प्लस 16 माइनस 10 - 1 9 और टाइम्स ऑफ 16 - 10 6। काटोगे तो ये वाला शायद से 5 इज इक्वल्स टू 5 into 20 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 54 ना। दोनों मिला के आई थिंक 74, और इसका प्रोडक्ट करोगे तो 370 और 20 390, सॉरी 350 और 20 370। हाँ ठीक है सॉरी 370। यूनिट विल बी मीटर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? चलो देखो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो ऑप्शनल एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एज वी कैन सी कि धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, राइट? 121 से 117 हो गया, फिर 113 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये रोल नंबर मांग रहा है कि टर्म का वैल्यू मांग रहा है? विच टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, विच टर्म? तो रोल नंबर मांग रहा है, ठीक है। और जिस आदमी का रोल नंबर मांग रहा है उस आदमी का कैरेक्टरिस्टिक, उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि वो इस कलेक्शन के अंदर में सबसे पहला नेगेटिव आदमी होना चाहिए, ठीक है। लिखो लेट Tn बी द रिक्वायर्ड टर्म, Tn बी द रिक्वायर्ड टर्म। तो टेक्निकली Tn का वैल्यू क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में लेस देन 0, ठीक है। अभी Tn का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। आगे सुनना, a का वैल्यू मेरे ख्याल में 121 प्लस n माइनस 1 को यूं ही छोड़ दो, d के जगह पर सोच लेना अच्छे से कि d क्या होगा
117 माइनस 121 विच इज इक्वल्स टू -4। इसमें गलती मत करना। हाँ, सो -4 लेस देन 0। पूरा खोल दो यहाँ पे अच्छे से। मेरे ख्याल में 121 -4n +4 लेस देन 0। दिस एम्प्लाइज अब 4n को उधर ले चलो और इन दोनों को ऐड कर दो। तो आई थिंक 125 लेस देन 4n ऐसा। और यहाँ से आप सोचो कि आपको क्या मिला, तो आपको मिला 4n ग्रेटर देन 125। यहाँ से n ग्रेटर देन आपको मिल गया 125 डिवाइडेड बाई 4। चलेगा यहाँ तक। 125/4 को अगर एक्सप्लोर करते हो तो क्या आएगा सोचो। आते हैं 125 4 से, तो मेरे ख्याल में 3 12 5 1 4 1। तो n ग्रेटर देन टेक्निकली हमको मिला 31 1/4। अब यहां तक पहले समझो और फिर आप आंसर बताने का मेरे को ट्राई कर। आपको चाहिए था कि इस कलेक्शन के अंदर में आगे बढ़ते 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 ऐसा कौन सा पहला रोल नंबर, ऐसा कौन सा पहला पोजीशन होगा जहां पे आने वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो होगा, क्योंकि 4 से ये क्या हो रहा है, ड्रॉप होते जा रहा है ना। तो एक टाइम के बाद में सारा पॉजिटिव वैल्यू खत्म, नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो वो नेगेटिव वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे आएगा, कौन से पोजीशन पे आएगा, ये मेरे को पता करना था। तो मैंने बोला कि ठीक है, मान लो कि nth पोजीशन पे आएगा तो उस नंबर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। सॉल्व कर करके लास्ट में मैं पहुंचा कि n ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 31 1/4। अब आप सोचो कि n ग्रेटर देन 31 1/4 यहाँ मिला है आपको, और हमको पहले से पता है कि भाई n जो है ना वो एरा गैरा आदमी नहीं है, उसका वैल्यू हमेशा कैसा होता है 1 2 3 4 होल नंबर भी नहीं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, कि नेचुरल नंबर के टाइप का होना चाहिए। तो 31/4 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है कि आंसर 31/4 से भी बड़ा होना चाहिए। अब आप सोचो कि 31 1/4 के बाद उसके आगे उससे बड़ा ऐसा कौन सा पहला नंबर है जिसको आप n के वैल्यू की तरह एक्सेप्ट कर सकते, 32। तो इसीलिए n इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। ठीक है, लिखूं देयरफॉर n इक्वल्स टू 32। और इंटरप्रिटेशन इसका ऐसा होगा या ये होगा कि 32nd पोजीशन, मतलब ऐसे जा जाके ना जो 32 नंबर पे जो टर्म आया होगा वो टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, और उसके आगे आप फिर से फर्दर 4 माइनस ही करते रहोगे तो उसके बाद तो सब लोग ही नेगेटिव रहेगा। लेकिन सबसे पहले बार नेगेटिव आदमी आपको देखने को कौन से पोजीशन पे मिलेगा, 32 पोजीशन पे मिलेगा। ठीक है, हाँ यही आंसर। क्लियर। इसमें बस एक चीज का थोड़ा ख्याल रखना कि आप 125 को वहां मत भेजना, आप 4n को ही वहां भेजना ताकि कहीं कोई माइनस साइन ना आए। ठीक है, इसका थोड़ा क्लियर नहीं। हाँ, इनकेस अगर वो वैल्यू डालने का आपको मन होता तो आप T32 निकालो इसके हिसाब से एंड यूल गेट द आंसर। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, इस पे आप 4 या 5 स्टार लगा लो, मतलब 5 मार्क्स के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, टफ नहीं है तो इजी करें, देखते जाना। इसमें फर्स्ट लाइन में बोला हुआ है कि द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 6। तो इसको मैं सोचता हूं ये T3 प्लस T7 इज इक्वल्स टू 6। खोल दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, और ये वाला a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से a प्लस a 2a और 2d प्लस 6d 8d इज इक्वल्स टू 6। 2 से सबको उड़ा दोगे तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 1। फिर ये बोलता है कि देयर प्रोडक्ट इज 8। इसका मतलब T3 इंटू T7 इज इक्वल्स टू कितना, 8। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस 2d और यहां पर बोलो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। दिस इम्प्लाइज क्या होगा बताओ। ये क्या होगा नहीं, मेरे से सुनो, मैं बताता हूं। इस लाइन के बाद वाला जो काम है ना उसको एकदम अच्छे से याद रखना कि करना क्या है। ये वाला चीज आपको मिला हुआ है, यहां से आप निकालो a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d, कितना आएगा 3 माइनस 4d, और वो वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो तो क्या होगा सोचो, 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू मेरे ख्याल में फिर से 3 माइनस 4d और प्लस 6d इज इक्वल्स टू कितना 8। दिस इम्प्लाइज यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 माइनस 2d और वहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 8। कुछ और करोगे ना तो सिचुएशन इतना सुंदर नहीं बनता। देखो ये कितना सुंदर हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो खोलने पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 8 को यहाँ ले आओ तो 9 माइनस 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 4d स्क्वायर को वहां ले जाओ तो 4d स्क्वायर। यहाँ से d स्क्वायर का आंसर कितना आएगा सोचो, तो आई थिंक 1/4।
फिर डी का आंसर कितना आएगा, तो प्लस माइनस हाफ। ये वाले स्टेप में लगा लो आप स्टार। बहुत बच्चे यहीं पे गलती कर देते कि वो प्लस माइनस लेना भूल जाते, उनके हिसाब से डी इक्वल्स टू हाफ हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। डी इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, अब इसके फर्दर सॉल्व करने के लिए देखो क्या होगा कि जैसे डी का आपके पास में 2 आंसर आया ना, तो आप पहले बोलोगे फॉर, हम डी इक्वल्स को हाफ सॉल्व करेंगे और फिर हम बगल में फॉर डी इक्वल्स टू माइनस हाफ भी अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो डी इक्वल्स टू हाफ में कहानी क्या चलेगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज कि a प्लस 4 टाइम्स ऑफ d यानी कि हाफ इक्वल्स होना चाहिए 3। सॉल्व करने पे a इक्वल्स टू ये 2 हो जाएगा, वहां जाके 1 बन जाएगा। और यहां पर इक्वेशन 1 इंप्लाइज कि a प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस हाफ इक्वल्स टू 3 कट के 2 माइनस 2, तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसके लिए a अलग आया, इसके लिए a अलग आया, और दोनों ही केस में आप देखो कि आपको ढूंढना क्या था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो आपको दोनों ही केस में फर्दर आगे ढूंढना है, यहाँ पर भी S16 ढूंढना है और यहाँ पर भी आपको S16 ढूंढना। इसका आंसर आई थिंक 16/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 1 प्लस 16 है, तो यहाँ पर 15 टाइम्स ऑफ d का वैल्यू हाफ। ठीक है, ये कट के मेरे ख्याल में 8, सो 8 इंटू 2 और प्लस 15/2, राइट। वैसे तो आप 7.5 भी कर सकते हो, बट फ्रैक्शन ही रहना तो कोई बात नहीं। सो 8 इंटू ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 4 प्लस 5 सॉरी 15, तो 19/2, तो काटोगे तो यहाँ पर 4 और 4 इंटू 19 मेरे ख्याल में कितना 76। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो 16/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 5 प्लस 16 है तो 15 और d का वैल्यू मेरे ख्याल में माइनस। ठीक है, ये वाला कट के फिर से 8, सो 8 इंटू 10 माइनस 15/2, सॉल्व करने पे शायद 20 माइनस 15, सो 8 इंटू 5/2, काटोगे तो 4 और कुल मिला के 20। ये आपका आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, इजी है वैसे तो, और आने से ये 4 या 5 मार्क के कैटेगरी में ही आएगा। चलो अभी चल रहे हैं आगे धीरे से, पढ़ो इसको, पढ़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात करते हैं, ये कह रहा है कि लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मीनिंग कि दो जो सीढ़ी होगा ना, रंग मतलब सीढ़ी हो गया आपका, और दो सीढ़ी के बीच में, कंसेक्यूटिव सीढ़ी के बीच में जो गैप है आपका वो 25 सेंटीमीटर का होगा, ऐसा बोला हुआ है आपको। आगे बोला हुआ है द रंग्स, ये रंग्स नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था रंग्स, डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। घर पे जो हम लोग लैडर वैडर यूज करते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि नीचे वाला ज्यादा लंबा होता है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते रहता है उसका साइज धीरे धीरे क्या होता रहता है, छोटा होता रहता है। तो इसका वैल्यू 45 है, लास्ट वाले का वैल्यू कितना है 25। आगे मेरे से बोल रहा है देखो, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर्स अपार्ट, मीनिंग सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला के बीच का जो टोटल गैप है वो कितना है 2.5 मीटर। सिंस ये सब सेंटीमीटर में है तो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। उसके आगे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, मतलब ये सीढ़ी बनाने के लिए टोटल वुड कितना रिक्वायर्ड हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सीढ़ी के पहले वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट टर्म मानूं, सेकंड वाले के लेंथ को सेकंड टर्म मानूं, थर्ड वाले के लेंथ को थर्ड टर्म मानूं और लास्ट वाले के लेंथ को लास्ट टर्म मानूं, तो इन सारे सीढ़ी के लेंथ का सम अगर मैं कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सारा सीढ़ी बनाने के लिए कितना लकड़ी चाहिए मेरे को। आया आंसर समझ। अभी सिचुएशन बहुत मजेदार है कि भाई फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है, और सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है, बस एक चीज मिसिंग है, वो है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ सीढ़ी, और नंबर ऑफ सीढ़ी मतलब जनरली बच्चे सोचते हैं कि 10। ठीक है, उनका आइडिया क्या रहता है वो सोचो, उनका आइडिया रहता है कि अच्छा ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना गैप है 250 का, और हर दो कंसेक्यूटिव के बीच में गैप कितने का है 25 का है, तो एकदम कॉमन सेंस 250 डिवाइडेड बाय 25 कट के आया कितना 10। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक में कितना सीढ़ी रहा होगा 10, बस काम खत्म। लेकिन यहीं पे समझो कि गड़बड़, मैं आता हूँ 12 भी नहीं होगा 11 होगा। 11 क्यों होगा उसको आप थोड़ा सा इस फोटो में, इस पेज में समझने का ट्राई करो। ये पहले आपको एक दूसरा चीज समझाता हूँ। अभी रिसेंटली दिवाली पार हुआ, आप सोचिए कि घर पे आप बैठे हैं, पढ़ाई वढ़ाई आप करना छोड़ दिए हैं, तो घर वाला लोग बोला कि ठीक है कुछ सजाने का ही बना लो, तो पढ़ाई तो तुमसे होता नहीं है। तो आपको मान लो कि उन्होंने बोला
कि ऐसे 10 सेंटीमीटर का या मीटर का आप एक स्टिक ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक का, और आपको बहुत सारा लाइट दे दिए इस वाले शेप में, और बोला कि ठीक है दरवाजे के टॉप पे लगाने के लिए कुछ बंधन बार टाइप बना लो आप, ठीक है ना। तो बनाने के लिए और आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, आपके मस्तिष्क और आपके मानसिक स्थिति को देखते हुए सब कुछ उन लोगों ने बता दिया कि यहाँ एक लाइट लगाना है और 2-2 मीटर के गैप पे लगाना है, ताकि आपको ज़्यादा कोई परेशानी ना हो, आप बस लाइट लगा दें और फिर इसको हम चिपका देंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस सिचुएशन में जब आप सारा लाइट्स अटैच करोगे तो हाउ मेनी लाइट्स विल यू यूज? 5, और 5 का भी एकदम सेंस एकदम सॉर्टेड है पूरा। देखो कैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 जो लास्ट टाइम किया था 5। आंसर पिछले बार का भी गलत है और इस बार का भी गलत है, ठीक है। अब गलत क्यों है वो चीज मैं यहाँ आपको बहुत अच्छे से फील करा सकता हूँ, आप फील करो अच्छे से। मान लो कि पहला यहाँ लगाया, दूसरा लगाएंगे 2 मीटर पे, तीसरा कहाँ लगाएंगे बताओ? 2 और 2 मतलब 4 हो चुका होगा। लाइक ये 2 वाला पॉइंट है, ये 4 वाला पॉइंट है। नेक्स्ट कहाँ लगाओगे बोलो? 6 वाले पे। नेक्स्ट कहाँ लगाओगे बोलो? 8 वाले पे। मतलब 8 ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ लाइट लगा देता हूँ। और नेक्स्ट कहाँ लगाओगे? 10 वाले पे, ये 10 वाला पॉइंट। अब प्रैक्टिकली काउंट करो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। तो आपको आंसर रॉन्ग है। आंसर रॉन्ग क्यों है? अब रॉन्ग का देखो एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप ये वाला कार्यक्रम करते हो ना तो यू डू 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू गेट योर आंसर एज 5। लेकिन इस कैलकुलेशन में हुआ क्या कि जो आपका काउंटिंग है ना वो आपने ना यहां से स्टार्ट की, क्योंकि आपके हिसाब से तो 2 पे ही पहला मेरा लाइट आया होगा। आया बात समझ? तो whenever you do this you certainly miss the first light, क्योंकि वो तो 0 पे आया हुआ है ना, और 0 वाले को तो आप इसमें काउंट ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए आपके उस आइडिया ऑफ कैलकुलेशन से आपको हमेशा एक कम मिलता है। एंड देयरफॉर यहाँ पर टोटल लाइट का आंसर कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। सिमिलरली पिछले बार अगर हम देखें तो टोटल गैप कितने का है? 250। 2 के बीच में गैप कितने का होगा? 25। और टोटल नंबर ऑफ सीढ़ी अगर आपको चाहिए तो वो कितना हो जाएगा? 250 बाई 25। लेकिन उसमें अगेन यू विल मिस द फर्स्ट लैडर, ठीक है। सो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ लैडर इस सिचुएशन में कितना होगा? 11, ठीक है। लिखो हियर T1 इज इक्वल्स टू 45। फर्स्ट टर्म 45 है। फिर लिखो कि n इज इक्वल्स टू, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? 250 बाई 25 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। हाँ लेकिन सेंस समझ में आया ना? वो बस इतना ही, मतलब यही सबसे ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। आगे लिखूं हेंस इससे क्या पता चला कि जो आखिरी सीढ़ी होगा आपका वो कितना नंबर का सीढ़ी है आपका? 11 नंबर का, ठीक है। तो T11 इज इक्वल्स टू 25। और अब अगर आपका SN चाहिए यहाँ पे तो डू यू थिंक कि छोटा फॉर्मूला के लिए सारा मसाला है आपके पास? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 11। फर्स्ट टर्म क्या है? 45। लास्ट टर्म क्या है? 25, ठीक है। तो लिखूं S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू फर्स्ट टर्म 45 प्लस लास्ट टर्म 25। दिस इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मेरे ख्याल में कितना? 70। काटोगे तो यहाँ पर 35 और मेरे ख्याल में 385 के सेंटीमीटर। डन मेरे ख्याल में। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए इसको एक बार पढ़ लीजिए फिर बात करेंगे इसमें। अच्छा आओ देखो समझाता हूं, इस फोटो से इसको समझाता हूं, ठीक है ना। ये क्या बोलना चाह रहा है? बेसिकली ये कह रहा है आपको कि बहुत सारा घर होगा और नंबरिंग सिस्टम होता है घर के अंदर में। कोई भी लेन में आप चले जाओ तो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, इस तरीके से। तो एक कोई लेन वेन है, कोई जगह है जहां पर हाउस नंबर 1 से लेके कहां तक वेरी कर रहा है? 49 तक कर रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि 1 से लेके 49 के बीच में कोई एक ऐसा घर होगा, कोई एक ऐसा हाउस नंबर होगा जिसके पहले के सारे नंबर्स का सम और जिसके बाद आने वाले सारे नंबर्स का सम आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। तो सिचुएशन ऐसा है कुछ, देखो हाउस नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 पता नहीं x, फिर x के बाद भी बहुत सारा घर होगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा? 49 तक। क्वेश्चन ये बोलने का ट्राई कर रहा है कि x के बाद जितना भी घर आ रहा है उनका हाउस नंबर का सम टोटल, और x के पहले जितना भी घर आ रहा है उनके हाउस नंबर का सम टोटल। मतलब 5 पे नहीं रुकेगा वो, ऑब्वियसली 5 से आगे तक जाएगा, कहां तक जाएगा पता नहीं। वैसे तो मुझे पता है कि 35 तक जाएगा, लेकिन आपके लिए तो भी नहीं पता आपको।
ठीक है, आप क्वेश्चन समझे कि 1 से लेके 49 तक हाउसेस अरेंज किया हुआ आपके लिए अच्छे से, बीच में एक ऐसा हाउस नंबर है जिसके पहले तक के हाउस नंबर का सम और जिसके बाद के लास्ट के सारे हाउस नंबर का सम अप टिल 49, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। नहीं हाँ, एक हाउस को हम ना इसमें काउंट करेंगे ना उसमें काउंट करेंगे, ठीक है। इसके पहले तक का हाउस नंबर का सम और इसके बाद का सारा हाउस नंबर का सम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रिपीट करूं आइडिया को कि हो जाएगा, हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना है हमको। तो देखो मान लो कि x अगर इस पे आया है तो x के पहले वाला घर का हाउस नंबर कितना रहा होगा, सोचो। सब 1 यूनिट से बढ़ा है तो x के पहले जो घर रहा होगा उसका हाउस नंबर रहा होगा x-1 और x के बाद जो घर रहा होगा उसका हाउस नंबर कितना रहा होगा, x+1। तो इस तरफ वाले में मैं 1 से लेके x-1 तक का काउंटिंग करूंगा और उस तरफ वाले में x को छोड़ के x+1 से स्टार्ट करके मैं 49 तक का काउंटिंग करूंगा और इन लोगों का सम टोटल आपस में मेरे को क्या करना है, इक्वल। अब ध्यान से सुनना, सिंस इसका काउंटिंग आप 1 से कर रहे हो, ठीक है ना, और लास्ट घर आपका कितना है x-1 और 1 2 3 4 ऐसे कर करके बढ़ रहा है, तो अगेन क्लियरली से कि ओके दे ऑल आर इन AP, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, लास्ट टर्म क्या है x-, चलेगा। तो इन सारे घरों का सम ऑफ ऑल दीज हाउसेस, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, शायद क्या लिख सकता हूं, देखो नंबर ऑफ हाउसेस कितना है फर्स्ट कैटेगरी में, x-1, क्योंकि x के पहले तक ही काउंट करना है, यहीं तक काउंट करना है, आप समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ हाउसेस अपॉन 2 इनटू शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है, चलेगा। अभी इसके लिए एक प्रॉब्लम है कि मैं x को ठीक से नहीं पहचानता, मतलब समझ रहे हो, वैल्यू वैल्यू तो पता है नहीं मेरे को। तो इन सारे का सम टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक अलग टाइप का आइडिया लगाऊंगा। आइडिया क्या होगा, देखना ध्यान से, कि पहले मैं ना 1 से लेके 49 तक सबका सम ले लूंगा। वो लेना मेरे लिए बहुत ईजी है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सोचो 49/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये समझ में आ रहा है, सारा का ले लिया एक बार के लिए। और लेकिन लेना तो मेरे को यहां से था ना, तो इससे पहले तक यहां तक अब आप निकाल के समझाओ, अगर निकाल सको तो यहां तक का निकाल के उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक अगर आप निकालोगे तो इसमें सोचो कि कितना घर आया हो, x जिसको निकालना है आप, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज x, एंड ये दोनों का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से आपस में होना चाहिए इक्वल। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये x नंबर का घर है आपका, x के पहले तक के हाउस नंबर का जो सम टोटल है दैट शुड बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ हाउस नंबर्स अपीयरिंग आफ्टर x। बिफोर x वाला क्या है कि 1 से शुरू हो रहा है और मस्त अपना AP लगा दिया फॉर्मूला, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो x के बाद का हाउस नंबर्स है ना, इनमें थोड़ा दिक्कत है। फर्स्ट टर्म का थोड़ा लेके कैच है, मतलब आइडिया ही नहीं है ठीक से कि क्या होगा नहीं होगा। और फर्स्ट टर्म से भी नहीं, मेन इशू है कि नंबर ऑफ टर्म्स का इशू है। अगर मान लो कि फर्स्ट टर्म में x+1 को पकड़ भी लो ना, तो भी तो मेरे को नहीं पता कि x+1 से लेके 49 तक के बीच में कितना टर्म होगा। तो जब तक नंबर ऑफ टर्म का क्लैरिटी नहीं रहेगा तब तक तो मान लो कि मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूं। तो ये जो हाउसेज है आपको x के बाद वाला हाउसेज, उनका सम टोटल निकालने के लिए आपको थोड़ा अजीबोगरीब आइडिया लगाना पड़ेगा। वो अजीबोगरीब आइडिया ये है कि सिंस आप यहां से लेके यहां तक के हाउसेज का काउंटिंग नहीं जानते हो कितना हाउसेज है, तो आप एक आइडिया ये लगा लो कि 1 से लेके लास्ट तक का तो जानते हो कि 49 टर्म्स है, तो सबका सम निकाल लो एक बार। सबका सम हो गया ये वाला 49/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और सिंस आपको यहां से लेके लास्ट तक का चाहिए, तो यहां से पहले तक का सम टोटल निकाल के आप इसी में से माइनस कर दो, ठीक है। और यहां से पहले तक का सम टोटल अगर आपको चाहिए तो वो तो अगेन मस्त सा AP है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और x पे खत्म हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया x/2 इनटू फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म फिर से x। और इनका जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली x+1 से लेके 49 तक का सम टोटल ही तो बता रहा है। आया बात समझ। अब इसके आगे जो कैलकुलेशन है वो भी आई विल से कि बहुत इजी है, देखना ध्यान से। आई थिंक यहां से 1 1 कट जाएगा और ये क्या बनेगा बताओ, x इंटू x-1/2 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या होगा देखो 49 इंटू 50/2 और वहां से क्या होगा सोचो माइनस आई थिंक x इंटू x+1/2, ठीक है। ये कट जाएगा, यहां आ जाएगा 25। दिस इंप्लाइज x इंटू
x माइनस वन को अगर खोल देते हो, ये मैं पहले लिख ही देता हूँ, x इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू कितना आया था अपना 49 इंटू 25, 49 इंटू 25 और माइनस इट वॉज x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन टू, इसको उठा के इधर लिया तो ये खोलने पे हो जाएगा मेरे ख्याल में क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू, और उसको यहां लाओगे तो ये माइनस जो है वो बन जाएगा प्लस, और इसको खोलने पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू, मत करो ऐसे रहने, ठीक है यहां तक। क्यों ऐसे रहने तो दिखा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब इनका एलसीएम तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कर लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25। सारा कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा, बहुत मस्त। एक्स एक्स गया, सो 2x स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25, 2 2 गॉन, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5, सो x इक्वल्स टू 35, ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या एक बार और बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 34 तक का सम और 36 से लेके 49 तक का सम टोटल आपस में इक्वल रहा हो, और बीच में जिस हाउस को हम इग्नोर मार रहे हैं वो कौन सा है 35, ठीक है। ये एक्सप्रेशन एक बार और समझाऊं कि हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक लाइन ऐसे लिख दो कि लेट द रिक्वायर्ड हाउस नंबर बी x, लेट द रिक्वायर्ड हाउस नंबर बी x, और फिर उसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला रिपीट करूं इस आइडिया को कि हो जाएगा। चलो कॉपी करो फटाफट। आओ चलो, ये तो हो गया, पढ़ो। चलो देखो एक बार, एक्चुअली में ये थोड़ा अलग है, मतलब हाँ है तो उसी से रिलेटेड, वॉल्यूम में पूछ रहा है आपसे। देखो यहां देखो, ध्यान से सुनना, ये गैलरी टाइप कुछ बनाया हुआ है, और गैलरी का हर एक जो सीढ़ी है उसको अगर आप ध्यान से, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे अगर काट लोगे ना, मानो कि आप एक धार वाला चक्कू लेते हैं, चक्कू लेके ये वाले लाइन के अलोंग इसको काट देते हैं पूरा, आप समझ रहे हो। ये एक मैं लाइन रुको बना के दिखाता हूं। जैसे इसमें सपोज करो जो सबसे नीचे वाला ये जो सीढ़ी है ना, इसको अगर आप बिल्कुल काट के निकाल लोगे तो ये पता है देखने में कैसा हो जाएगा, देखने में ऐसा हो जाएगा। देखो आप मेरे को वैल्यूज बस बताने का ट्राई करना कि कौन सा वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा। पहला जो आपका ये बैठने का जगह है, पहला जो सीढ़ी है आपका, ये सीढ़ी इसमें से पूरा प्रॉपर्ली अगर ऐसे ब्रिक काट के निकाल लो, जैसे किटकैट नहीं काटते हो तो आपके हाथ में एक वो आ जाता है स्लाइस, तो वो जो स्लाइस आता है वैसे ही है ये, जिसके अंदर में मेरे को लगता है कि लेंथ कितना दिया हुआ आपको 50 मीटर, तो आई थिंक यहां से लेके यहां तक का जो है वो कितना हो जाएगा 50 मीटर। फिर ये जो ब्रेथ वाला हिस्सा है, ये भी क्वेश्चन बोल रहा है कि हर बार बैठने का जो चौड़ाई है वो फिक्स ही रहेगा, वो कितना रहेगा आपका आई थिंक ½ मीटर, तो ये वाला हो जाएगा ½ मीटर। और ये जो ऊंचाई है ना इसका, ये विल सी कि हर सीढ़ी के साथ में बढ़ता जाएगा। जैसे पहला वाला तो यहीं तक का हाइट है इसका, यहीं तक, नेक्स्ट वाला का हाइट थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, नेक्स्ट वाला का हाइट थोड़ा और बढ़ गया, और कितने कितने से बढ़ रहा है तो 1/4 से बढ़ रहा है। तो फर्स्ट वाले का हाइट कितना बताओ 1/4। सेकेंड वाला सीढ़ी जब आप ऐसा काट के निकालोगे तो ये विल से कि 50 सेम है उसमें, 1/2 सेम है उसमें, और ये 1/4 का प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। थर्ड वाले में क्या होगा कि अगेन द 50 विल रिमेन सेम, हाफ विल रिमेन सेम, और ये वाला हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। आया बात समझ। अब इसको अगर आप इंडिविजुअली देखते हो तो मेरे को लग रहा है कि ये क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो चलो उसी फॉर्मेट में लिख भी देता हूँ, क्या होगा बताओ 50 इंटू ½ इंटू 1/4। नेक्स्ट वाले क्या हो जाएगा 50 इंटू ½ वाला पार्ट तो आई थिंक सेम ही रहेगा, और हाइट का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 एक बार ऐड हो चुका होगा उसमें। थर्ड वाले क्या होगा बताओ 50 इंटू ½ ये पार्ट सेम, इंटू अब ये 2 के जगह आ जाएगा 3 इंटू 1/4। गॉट इट, आ रहा समझ। और ऐसे कर करके टोटल सीढ़ी कितना दिया हुआ 15 है, ईच स्टेप हैज राइज ऑफ इतना, ट्रेड ऑफ इतना,
कैलकुलेट दिस 15 स्टेप्स। निकाल सकते हैं, क्यों उतना मेहनत करना है, लेकिन टोटल 15 टर्म तक जाना है मेरे को और हमको चाहिए सबका वॉल्यूम का सम टोटल। तो हम बोलेंगे कि भैया देखो S15 इज इक्वल्स टू, अभी एक चीज देखो कि ये वाला कट के ना हर बार 25 ही आ रहा होगा, सही कह रहा हूं क्या? आ रहा बात समझ? तो थोड़ा सिंप्लीफाई पहले ही कर लेता हूं। तो दिस इज इक्वल्स टू 25 इंटू कितना 1/4 प्लस दूसरा वाला 25 इंटू 2 इंटू 1/4, ठीक है। नेक्स्ट वाला 25 इंटू 3 इंटू 1/4, मतलब हाइट सबका चेंज हो रहा था, और प्लस डॉट 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 15 टर्म तक जाएगा। सब में मेरे को लग रहा है कि 25 तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/4 प्लस 2 इंटू 1/4 यानी कि 2/4 प्लस 3/4 प्लस डॉट 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 अप टू कितना टर्म 15 टर्म, ठीक है। यहां पर भी मैं एक बहुत अच्छा पैटर्न नोटिस कर पा रहा हूँ, बाई 4 तो सब में सेम ही है, उसको भी बाहर निकाल दो। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू 15, क्योंकि 15 टर्म था। सो 25/4 इंटू 15 टर्म है, सब एपी में है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। सो 25/4 इंटू 15/2 इंटू आई थिंक 16, तो 4 से ये गया 4, 2 से फिर गया 2, इस 2 से इसको डबल कर दो कितना हो जाएगा, आई थिंक 50 इंटू 15, तो आई थिंक 750 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसलिए, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, और इसके साथ एनसीईआरटी फाइनली पूरा का पूरा खत्म, मतलब ऑप्शनल भी डन और मेन एक्सरसाइजेस भी डन।